हेलो बच्चों, विलेन चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और इसमें ऑलरेडी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नियम है प्राशरण दाब। अब देखिए बच्चों, प्राशरण दाब को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं कि जैसे कि प्राशरण क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म होती है कि विचरण। तो पहले इनको डिस्कस करेंगे विसरण के बारे में और प्राशरण के बारे में, फिर वहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू प्राशरण दाब को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विसरण है। क्या है बच्चों? विसरण, जिसको बोला जाता है डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों, डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें अणु अधिक सांद्रता से कहाँ पर जाते हैं, कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। ठीक है, तो जिससे पहले इसका क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या होता है बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन हो, उसे विसरण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब अणुओं का क्या होता है, जो प्रभाव होता है यानी कि जो गमन होता है, अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो तो उसको क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। देखिए जैसे कि मैं को एक जैसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया कि एक कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, इसमें क्या डाल दिया, विलायक के लिए जैसे कि क्या ले लिया, इसमें जल ले लिया, क्या ले लिया, जल ले लिया। और जल क्या होता है, विलायक होता है। क्या ये विलायक है, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या करोगे, किसी माध्यम से मान लिया कि किसी ट्यूब वगैरह की वजह से आपने क्या कर दिया इसमें बच्चों कि सांद्र KMnO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, सांद्र KMnO4। कहाँ पर डाला, इसकी सतह में डाल दिया। अब सतह से क्या होता है कि देखो, जैसे सांद्र है तो इसकी सांद्रता क्या होगी, अचानक नीचे ज़्यादा होगी, और जो विलायक है उसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पर क्या होता है, KMnO4 आता है, वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, पूरे ही उसमें क्या कर देगा, ये घुल जाता है। अब देखिएगा जो यहाँ पर आता है शुरू में, जैसे KMnO4 देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करता है, बैंगनी रंग का क्या करता है, कलर उत्पन्न करता है। अब जिससे थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि जो विसरण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या होता है कि जो पूरा विलायक है यानी कि जो पूरा कंटेनर है उसमें कौन सा रंग हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे सांद्र KMnO4 डालोगे तो यहाँ की सांद्रता बढ़ जाएगी और यहाँ से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो जाएगा, इसमें अणुओं का प्रवाह हो जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है, प्राशरण होती है। क्या होती है, प्राशरण होती है। तो इसमें प्राशरण यानी कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस देखो, प्राशरण यानी कि विसरण से किस प्रकार से डिफरेंट है। देखो विसरण में क्या हो रहा है कि जो अणु है क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से कहाँ पर जा रहे हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन जो प्राशरण होता है इसमें जो विलायक के अणु होते हैं, क्या बोला है, स्पेशली विलायक के अणु क्या होते हैं, इसमें कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक वाले की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्राशरण बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों कि वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करें
गमन करें तो उसे प्रासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रासरण कहते हैं। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर विलायक के अणु क्या करते हैं बेटा? गमन करते हैं। कहाँ से गमन करते हैं? कि जैसे कि दो क्या है अपने पास में विलयन है, अब दो विलयन है तो उसमें से क्या होगा कि जिसमें भी कम सांद्रता होती है वहाँ से कहाँ पर गमन करेगा? वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? प्रासरण बोला जाता है। देखो कैसे है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चों? एक कंटेनर लिया और इसमें क्या डाल दिया बच्चों? वाटर डाला। क्या है? वाटर है, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों इसमें एक चीज़ जरूर इन्वॉल्व करें आप कि विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर कहाँ से करेगा गमन बच्चों? यहाँ पर क्या होता है? एक रिक्वायरमेंट होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली का। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, यहाँ पर जोड़े अर्ध पारगम्य झिल्ली, झिल्ली में से गमन करें तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रासरण बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है? प्रासरण में किसकी जरूरत पड़ती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। अब देखिए जैसे मेरे पास में क्या है? ये कोई पानी से भरा हुआ कंटेनर है और इसमें क्या है? जैसे कि मैंने कोई क्या रख दिया? कीप रख दिया इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने बच्चों? SPM यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है बच्चों? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों? जल है और जल क्या है? एक तरह से विलायक है। क्या है? विलायक है। और जो इसमें जो कीप है इसमें क्या कर दिया मैंने? ये जो जैसे मान लिया आपके पास में देखो यहाँ तक क्या भर दिया मैंने? वाटर भर दिया और इसमें क्या भरा हुआ है? शर्करा विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शर्करा विलयन। अब शर्करा विलयन है तो आपके पास में क्या हो गया? प्रारंभिक स्थिति होगी। क्या हो गई? प्रारंभिक स्थिति में क्या कर दिया कि एक क्या लिया? पात्र लिया जिसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है और उसमें क्या रख दिया? उल्टे रूप में क्या रख दिया? कीप रख दिया और उसमें क्या भर दिया? शर्करा का विलयन भर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा देखो कि जो जल है यानी कि जो विलायक है उसकी सांद्रता क्या है? कम है और अंदर क्या है? शर्करा विलयन उसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो जल के अणु है वो कहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं? अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर जाना स्टार्ट होगा तो क्या होता है कि जो ट्यूब है यानी कि जो एक कीप है उसका धीरे धीरे लेवल क्या हो जाता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है? इस प्रकार से अपन को क्या होता है? जो कीप है, ठीक है बच्चों, एक कीप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है और इसमें क्या था? ये पानी था। इतना लेवल क्या था? पहले बराबर ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे पानी अंदर गया तो इसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। रे बढ़कर क्या होता है? ऊपर आता है। क्या आता है? ऊपर आता है। जैसे कि मान लिया इसकी हाइट कितनी होगी बच्चों? h हो गई। तो ये क्या हो चुका है? इसकी क्या हो गया? ये अंतिम स्थिति होगी। क्या होगी? अंतिम स्थिति होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे कि प्रासरण का मीनिंग क्या होता है? देखो बच्चों कि सीधी सीधी बात है कि अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं? विलायक के अणु क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्योंकि जल क्या होता है? विलायक की अंदर की ओर जाना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? क्या बोलोगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू तो क्या होगा? प्रासरण है। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली एब्सेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस है, वहाँ अधिक सांद्रता से कम है और यहाँ पर क्या हो रहा है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो क्या बोलोगे? प्रासरण बोलोगे। अधिक सांद्रता से कम क्यों हो रहे तो क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस आसानी से दो पता चल रहे हैं यहाँ से। एक में क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की रिक्वायरमेंट है, एक में अर्ध पारगम्य झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं। एक में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर है और एक में कम से अधिक की ओर है। एक में देखो विलायक के अणु ही क्या करते हैं? गमन करते हैं। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर दोनों के क्या कर सकते हैं? विसरण में गमन कर सकते हैं। विलय के भी करते हैं और विलायक के भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कुछ अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में भी कुछ याद रखिए बच्चों। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से क्या होता है? ओनली क्या होते हैं बच्चों? इसमें से विलायक के ही अणु क्या होते हैं? विलायक के अणु ही क्या होते हैं बच्चों? पास होते हैं। विलायक के अणु ही गुजरते हैं। ये ऐसी झिल्ली है जिसके द्वारा क्या होता है? विलायक के अणु क्या होते हैं? गुजरते हैं। इसके अलावा
विलेय के अणु क्या होते हैं, यहाँ से गुजरते नहीं हैं। इसके अलावा देखो जो ये बनी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, तो बच्चों ये फिनोल की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, फिनोल की बनी होती है। इसके अलावा ये भी याद रखें, इसका जो दूसरा है वो बनी होती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्या होती है बच्चों, ये झिल्ली क्या होती है, फॉर्म होती है। तो याद रखें कि अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में भी अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक्चुअली क्या होता है, कि ऐसी झिल्ली जिससे क्या होता है केवल और केवल विलायक के अणु ही क्या होते हैं, पास होते हैं। किससे बनी होती है, फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्या होती है, बनी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जैविक भी होती है अजैविक भी होती हैं, और इसको क्या करते हैं अधिकतर बायोलॉजी क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं किसके, के प्राचरण किए हैं कि किस प्रकार से होता है। देखो जिससे बच्चों की जैसे किशमिश होता है, किशमिश को अगर आप क्या करोगे पानी के अंदर रखते हो, क्या होता है, किशमिश को अगर पानी के अंदर रखते हो तो क्या होगा कि किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंतःप्राशरण होता है। क्या होता है, अंतःप्राशरण। क्योंकि प्राशरण भी दो प्रकार का होता है, तो अंतःप्राशरण होता है, दूसरा क्या होता है, बहिःप्राशरण होता है। और अंतःप्राशरण के द्वारा क्या होता है, अंदर क्या हो जाता है, विलायक के अणु जाते हैं, और बहिःप्राशरण के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो एग्जाम्पल है फेमस हो गया है कि किशमिश को पानी में रखने पर, किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश फूल जाती है। किशमिश फूल जाती है क्योंकि किशमिश में जल के अणु अंतःप्राशरण द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्यों किशमिश फूल रही है तो उसका रीजन पता होना चाहिए। इसी प्रकार से देखो सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे कि एक अंगूर होता है यानी ग्रेप्स होता है, और क्या होता है, फुला हुआ होता है। अब जैसे उसको क्या करोगे आप, देखो कि शर्करा के सॉल्यूशन में डाल दो, यानी कि शर्करा के विलयन में डाल दो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो किशमिश होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पिचक जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शर्करा का जो विलयन होती है उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, और जो अंगूर है, जो उसका रस है, उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो जो अंगूर होता है उसका रस क्या होता है, धीरे धीरे कहाँ पर चला जाता है, शर्करा विलयन में चला जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो अंगूर होता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है किशमिश के केस में तो अंतःप्राशरण होता है, और वहाँ पर कौन सा होता है, वो बहिःप्राशरण होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो अंगूर का रस था वो कहाँ पर निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। तो सेकंड एग्जाम्पल इसमें यही है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड है कि अंगूर को शर्करा विलयन में रखने पर अंगूर पिचक जाता है। अंगूर पिचक जाता है क्योंकि अंगूर का रस बहिःप्राशरण के द्वारा शर्करा विलयन में चला जाता है। तो बच्चों याद रखें कि प्राशरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, अंतःप्राशरण और बहिःप्राशरण। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये डायग्राम भी आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली याद होना चाहिए कि क्या होते हैं, विलायक के अणु क्या होते हैं, पास होते हैं, और किस किस से बने होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्या होती है, बनी हुई होती है। विसरण व प्राशरण दाब को जानने के बाद बच्चों अब देखेंगे इसका जो मेन जो अपन को पढ़ना था अणुसंख्यिकी गुणधर्म में प्राशरण दाब, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें जो टॉपिक है, जो फोर्थ जो अणुसंख्यिकी गुणधर्म था क्या था, प्राशरण दाब था।
क्या था बच्चों, प्राशन दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों किसके द्वारा, पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब पहले देखो कि इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि प्राशन दाब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाने पर प्रासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाया जाता है उससे विलयन का क्या बोलते हैं बच्चों, प्राशन दाब बोला जाता है। उसे विलयन का प्राशन दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको समझते हैं कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किससे सेपरेट कर रहे हैं, विलायक से कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्राशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, विलायक क्या होता है, किसकी तरफ जाता है, विलयन की तरफ जाता है, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो देखो डायग्राम को देखते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ बच्चों इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से डायग्राम को क्या करें, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है ये, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, बीच में दोनों को तरफ क्या लगा रहा हूँ मैं, एक मैंने क्या लगा दिया, SPM यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने बच्चों, विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया, एक तरफ विलयन, ये क्या कर दिया, विलयन है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, विलयन हो चुका है। अब क्या करना है कि विलयन को किससे अलग करना था बच्चों, विलायक से क्या करना था, अलग करना था। तो ये क्या हो चुका है, विलायक है, और विलायक को मैंने क्या कर दिया, डॉटेड के द्वारा क्या कर दिया, इसको शो कर दिया इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये क्या अपने पास में विलायक है। अब आप जानते हैं कि जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, साथ के साथ पे इन पे क्या कर दिया मैंने, 2 पिस्टन लगा दिए। क्या लगा दिए, इस पर भी क्या लगा दिया, पिस्टन। और पिस्टन क्या करते हैं, हमेशा दबाव बनाने के लिए क्या होते हैं, काम करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी क्या है, पिस्टन है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये पिस्टन लगा दिया। अब क्या होता है देखिए बच्चों कि अगर क्या है, प्राशन दाब एक्चुअल में होता क्या है, देखो पहले प्राशन के बारे में सोचो। प्राशन में क्या होता है कि विलायक के अणु कहाँ पर जाते हैं, विलयन की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। क्या होता है, विलायक के अणु कहाँ पर जाएंगे बच्चों, विलयन की तरफ जाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि इसके द्वारा क्या होता है, P1 प्रेशर है, यहाँ पर कितना है बच्चों, P2 लगता था। तो धीरे धीरे क्या होता है, विलायक के अणु कहाँ पर गमन करेंगे बच्चों, विलयन की तरफ गमन करते हैं। तो पिस्टन जो होता है कहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ऊपर आता है, और एक पिस्टन कहाँ पर आता है बच्चों, नीचे आता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करोगे आप कि आप चाहते हो कि ये विलायक के अणु और जो विलयन के अणु है, क्या है, विलायक के अणु कहाँ पर जा रहे हैं, विलयन के अणु तरफ जा रहे हैं। अब जितने अणु यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, क्या हो रहा है, यहाँ से विलायक के अणु विलयन की तरफ जा रहे हैं। अब आप चाहते हो कि अणु कहाँ पर ना आए, विलयन की तरफ ना आए, तो आप क्या करोगे कि जो पिस्टन को हल्का सा क्या करोगे, दबाओगे। तो क्या होता है कि जो विलायक के अणु है कहाँ से गमन नहीं करेंगे, विलयन की ओर गमन नहीं करेंगे। तो उसी दाब को क्या बोला जाता है, प्राशन दाब बोला जाता है। तो देखो वापस डेफिनेशन देखते हैं कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाने पर प्रासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाया जाता है उससे क्या बोला जाता है, विलयन का
प्रासरण दाब बोला जाता है। यानी कि विलायक के अणु विलयन की तरफ गमन कर रहे हैं तो पिस्टन कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आप चाहते कि विलायक के अणु विलयन की तरफ ना आए तो क्या करोगे, यहाँ से P2 पर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो जिससे क्या होता है विलायक के अणु विलयन की तरफ गमन ना करें। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रासरण दाब बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों ये प्रासरण दाब अपने पास में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब लेकिन देखो इससे रिलेटेड कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, गणना की जाती है। लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर व्युत्क्रम प्रासरण के बारे में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले उसके बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इनवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि व्युत्क्रम प्रासरण। पहले इसका भी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बारे में इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका क्या पढ़ेंगे, यूज भी पढ़ेंगे। देखो व्युत्क्रम प्रोसेस क्या होता है, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब, प्रासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए तो अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होगा बच्चों, देखो झिल्ली से विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होता है तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, व्युत्क्रम प्रासरण बोला जाता है। तो उसे ही व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। देखिए बच्चों क्या मीनिंग है, देखो कि वापस प्रासरण दाब को समझते हैं। प्रासरण दाब में क्या होता है कि विलायक के विलयन की तरफ क्या हो रहा था, गमन हो रहा था। तो पिस्टन कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। क्या लगाया, वापस पिस्टन पर दबाव लगाया तो क्या हो गया था, विलायक के अणु विलयन की तरफ जाना बंद हो गया था। तो इसको क्या बोला था बच्चों, प्रासरण दाब बोला था। अब व्युत्क्रम प्रासरण में क्या होता है कि आप क्या लगा रहे हो, दाब तो लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, दबाव लगा ही रहे हो, लेकिन आपने क्या करा, दाब इतना ज़्यादा लगा दिया, यानी कि प्रासरण दाब के बराबर तो लगाना ही है। उसके अलावा भी अगर आप क्या करते हो, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो इस पिस्टन पर, तो जो विलयन होता है, तो विलयन में क्या होता है, देखो विलयन क्या होता है, एक तो क्या होता है इसमें विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो विलायक के अणु है किसमें, विलयन के अंदर, वो क्या करने लग जाते हैं बच्चों कि यहाँ से वापस क्या करने लग जाते हैं, इधर की ओर क्या करने लग जाते हैं बच्चों, गमन करने लग जाते हैं। किस तरफ, यानी कि जो विलयन के जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ पर गमन करने लग जाते हैं बच्चों, शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है कि यानी कि वो ऐसा प्रासरण होता है जिसमें क्या होता है कि जो विलयन है उसके जो विलायक के अणु कहाँ पर गमन करने लग जाते हैं। अगर शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लग जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, व्युत्क्रम प्रासरण बोला जाता है। अब देखिएगा बच्चों इसका एक यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। जितने भी क्या होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग में करते हैं। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उपयोग क्या होता है, इसको बेटा किस में करते हैं, जल के शुद्धिकरण में। किस में करते हैं, जल के शुद्धिकरण में करते हैं। देखो जल का शुद्धिकरण में किस प्रकार से उपयोग होता है, देखो समझो कि देखो जैसे कि क्या होता है, समुद्र जल होता है, समुद्री जल में क्या होता है, सोल्ट होता है, क्या होता है, सोल्ट होता है। अब सोल्ट है तो उसकी क्या होती है, देखो जो सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है। यानी कि आप ये समझो कि तो क्या हो गया, अपने पास में समुद्री जल हो चुका है, इसको क्या करना है, इधर लेकर आना है ताकि क्या हो जाए, ये सही हो जाए। तो आप क्या करोगे कि समुद्री जल में से क्या करोगे, इसमें प्रेशर अप्लाई करोगे। प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो विलय के पार्टिकल मतलब यहाँ पर क्या होगा, सोल्ट होगा, क्या होगा, सोल्ट होगा, यानी लवण होंगे।
लवण तो वहीं रह जाएंगे और विलायक के अणु कहाँ पर चले जाएंगे, शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लग जाएंगे बच्चों, गमन करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जितने भी क्या होते हैं समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, समुद्री जल को क्या करते हैं, पीने योग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उपयोग यही है बच्चों व्युत्क्रम प्राशन का। एक तो डेफिनेशन याद रखें और साथ के साथ में जल के शुद्धिकरण में क्या होता है इसका उपयोग आता है। देखिए बच्चों प्राशन दाब के बाद में देखो और व्युत्क्रम प्राशन दाब के बाद में इसमें देखते हैं प्राशन दाब के कुछ नियम है। ठीक है, तो टॉपिक ये प्रासरण दाब के नियम। देखो यहाँ पर दो नियम के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है वांट ऑफ बॉयल नियम है। क्या है, वांट ऑफ बॉयल नियम। देखो जो प्राशन दाब के नियम दिए थे वो अधिकतर किसने दिए थे, वांट ऑफ ने ही दिए थे। ठीक है, और बॉयल का मतलब क्या है, देखो बॉयल का एक नियम होता है जिसको 11th क्लास में पढ़ते हैं कि वहाँ पर जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट करने वाले हैं। तो पहले तो क्या देखते हैं, प्राशन दाब के नियम के क्या देखते हैं, क्या होता है प्राशन दाब के नियम में जो फर्स्ट है वो है वांट ऑफ बॉयल नियम। देखो इसमें बॉयल के अनुसार तो क्या होता है कि तापमान क्या होता है, निश्चित होना चाहिए, क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि निश्चित ताप पर विलयन का प्राशन दाब क्या होता है बच्चों, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। सांद्रता के प्राशन दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, निश्चित ताप कर लिया आपने तो इसमें जो प्राशन दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है बच्चों, सांद्रता के, यानी कि सी की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पाई समानुपाती कितना आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। और देखो सांद्रता होती है क्या होती है, इनवर्सली होती है किसकी, वी की। ठीक है, वी क्या होता है यहाँ पर बच्चों, आयतन होता है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, तनुता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हैं कि पाई इनवर्सली क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी भी लिख सकते हैं। दोनों ही केस संभव है। सेकेंड नियम है इसमें बच्चों कि वांट ऑफ क्या करना है बच्चों, इसमें दाब ताप नियम है। तो ऐसे केस में देखो दाब और ताप तो क्या इसमें बच्चों क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, यानी कि निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर सांद्रता और आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है बच्चों इसको कि निश्चित सांद्रता व निश्चित क्या रहेगा, आयतन पर, निश्चित आयतन पर प्राशन दाब पाई परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या लिखोगे, पाई समानुपाती कितना हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। और इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि मेरे को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को क्या कर देना है, जोड़ देना है, कि इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा बच्चों कि पाई समानुपाती कितना आ जाएगा, टी अपॉन वी। ठीक है, अब मैं समानुपाती हटाकर क्या लगा दिया मैंने, एस टी क्या लगा दिया, एस, जो क्या होता है यहाँ पर बच्चों, एस को क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर विलियन स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है एस को, एस क्या होता है, विलियन स्थिरांक होता है। क्या होता है, विलियन स्थिरांक होता है, जिसका मान आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है बच्चों कि पी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पी तो क्या है, एक तरह से पी को रिलेशन को शो करोगे तो यहाँ पर किसके इक्वल मानोगे, पाई की है, वी बिल्कुल है। आर क्या है यहाँ पर, एस की इक्वल है। अगर मेरे पास में क्या होता है, अगर मैं इसको एक मोल के लिए निकालता हूँ तो कितना कर सकता हूँ बेटो, यहाँ से पाई वी इक्वल टू कितना कर सकता हूँ मैं, एस टी। ये किसके लिए आ जाएगा बच्चों, एक मोल के लिए, किसके लिए, फॉर 1 मोल। लेकिन अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, एन से, तो क्या जाएगा, एन एस टी आ जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, फॉर nth मोल के लिए। यानी कि अगर n मोल दिए हों तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अपने पास में इक्वेशन क्या है बच्चों, यहाँ से कि पाई बी इक्वल्स टू कितना है, एन एस टी है। क्या है, एन एस टी है। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ तो देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, पाई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एन बाई बी एस टी भी कर सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ मैं कि पाई इक्वल्स टू एन बाई वी एस टी। अब एन बाई वी क्या होता है यहाँ पर बच्चों, सांद्रता होती है। क्या होती है, सांद्रता होती है। क्या होती है, सांद्रता होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सी इक्वल्स टू कितना होता है, एन बाई वी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं, सी आर टी भी लिख सकता हूँ। अरे बस में बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो फॉर्मूला आया उससे क्या करता हूँ मैं, प्राशन दाब और विलय के अनुभार में क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, मैं संबंध निकालता हूँ। तो इसके बाद में टॉपिक ये प्रासरण दाब व विलय के अनुभार में संबंध। देखिए बच्चों, मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्म को वापस उठाता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या होता है कि मैं अगर इस फॉर्म को वापस उठाता हूँ तो क्या होता है, पाई बी इक्वल्स टू कितना, एन। एन क्या होता है बच्चों, मोल्स होता है। मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलय का, तो विलय का लिखोगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं कि एन की जगह तो देखो यहाँ पर एन एस टी लिख रहा हूँ मैं पहले। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, पाई बी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बी अपन क्या लिख सकता हूँ मैं, एम बी। वी को भी इधर लेकर आता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एस टी अपन कितना हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा आप इसको कंपेयर करें, देखो पहले तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन वी को अगर मैं अलग से करता हूँ इसको बच्चों, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई डाउट नहीं। यहाँ से अगर आपको क्या करना है कि अनुभार निकालना, तो एम बी का वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, डब्ल्यू बी अपॉन पाई मल्टीप्लाई कितना करोगे, एस टी अपॉन कितना कर लोगे, वी कर लोगे, तो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन वी करता हूँ मैं, तो इसको क्या बोलते हो बच्चों, मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता। अब देखिए जो प्राशन दाब होती है कि वहाँ पर अभी तक जो 3 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, वहाँ पर जो टर्म आती है उसका किस में यूज लेते थे अपन, मोललता में आ रहा था। किस में आ रहा था बच्चों, मोललता में। लेकिन यहाँ पर किस में आता है बच्चों, वर्ड को यहाँ पर कौन से क्यों करते हैं अपन, मोलरता को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मोलरता के बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें किसका जिक्र करते हैं बच्चों, मोललता के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन पाई मल्टीप्लाई एस टी अपॉन वी। एस का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आर की इक्वल होता है, जो कि एग्जाम में भी गिवन होता है। वी क्या होता है, यहाँ पर आयतन होता है, पाई प्राशन दाब होता है, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलय का क्या होता है, ग्राम में मात्रा होती है, एम बी क्या होता है, अनुभार होता है, टी क्या होता है, तापमान होता है। ठीक है। तो यहाँ तक याद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी और होती है कि जिसको बोला जाता है, जैसे कि संप्रासरी, एक तो होती है संप्रासरी विलयन होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है अपने पास में अतिप्रासरी होता है। कौन सा होता है, अतिप्रासरी। और एक होता है अल्पप्रासरी। इनका तीनों का मीनिंग समझते हैं बच्चों कि समप्रासरी क्या होता है, अतिप्रासरी क्या होता है और अल्पप्रासरी विलयन क्या होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैंने क्या लिए यहाँ पर दो अलग अलग क्या लिए विलयन लिए। ठीक है। अगर इन दोनों का क्या होता है कि इसका भी वो प्राशन दाब और इसका मान लिया कितना है मैंने, इसका तो पाई 1 प्राशन दाब, इसका कितना है, पाई 2 है। अगर इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान आता है, यानी कि पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 होता है, तो इसको बोला जाता है समप्रासरी विलयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समप्रासरी विलयन बोला जाता है। और ऐसे केस में कहीं पर भी क्या होते हैं, विलायक के अणु क्या करते हैं, गमन नहीं करते अगर आप इन दोनों को जोड़ भी दोगे, क्योंकि इनका प्राशन दाब क्या होता है, इक्वल होता है।
ठीक है। अब दूसरा है, देखो अतिप्रासरी क्या होता है, जैसे कि मान लिया इसका क्या है, पाई 1 ग्रेटर देन क्या है, पाई 2 है। यानी कि क्या हो गया, पहले वाले विलेन का प्राशन दाब सेकंड वाले विलेन के सापेक्ष क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जो ज़्यादा वाला होता है उसको तो क्या बोला जाता है, अतिप्रासरी, और जिसका प्राशन दाब कम होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, अल्पप्रासरी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखें, समप्रासरी यानी कि बराबर वाष्प दाब है, अतिप्रासरी यानी कि ज़्यादा होगा दूसरे के सापेक्ष, और अल्पप्रासरी क्या होगा, पहले वाले के सापेक्ष यानी कि दूसरे के सापेक्ष अगर प्राशन दाब कम हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, अल्पप्रासरी विलयन बोला जाता है। तो देखते हैं प्राशन दाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। यानी कि m/10 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सांद्रता दी हुई है, क्या दिया हुआ है, सांद्रता दी हुई, और प्राशन दाब ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जब भी सांद्रता दी होती है और तो पाई इक्वल्स टू क्या आता है अपने पास में, फॉर्मूला था CRT। सी क्या आती है, सांद्रता थी, आर क्या था, गैस कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.081 होता है। ठीक है, उसके बाद में टी दे चुका है अपने को 27 डिग्री सेल्सियस दे चुका है, लेकिन जो यहाँ पर तापमान का जो मान रखना है किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो पहले देखो आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इसको डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज कर दो तो क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो वैल्यू रखो बच्चों यहाँ से, तो पाई इक्वल्स टू कितना करोगे, सी कितना है अपने पास में 1/10। ठीक है, और जो आर का वैल्यू होता है कितना होता है बच्चों, 0.081 होता है। यूनिट होता है बच्चों इसका लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 300 से, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और वापस कितना करोगे इसमें 273 प्लस करोगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, तुम्हें सोल्व करना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, अब लगभग आप देखो 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है, लगभग 2 पॉइंट, देखो कितना आएगा इसका बच्चों, 4 के समथिंग क्या आता है इसका आंसर आता है। तो देखो इसका जो आंसर आता है पाई इक्वल्स टू, इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है, यानी कि आंसर फर्स्ट है। जब इसका सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.46 एटमॉस्फियर आता है, यानी कि ATM आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं किसका, सेकंड क्वेश्चन का, कि इसमें दिया हुआ है कि 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समप्रासरी है, तो यौगिक A का अणुभार ज्ञात करना। देखो समप्रासरी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे 2 विलयन हैं यहाँ पर, एक तो A दूसरा क्या मानो आप B है। ठीक है, तो अगर समप्रासरी है तो इसका मतलब है दोनों का प्राशन दाब क्या होता है, समान होता है, यानी कि पाई 1 इक्वल्स टू क्या होता है, पाई 2 होता है। यानी कि पाई 1 इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, पाई 2 होता है, और पाई इक्वल्स टू कितना करोगे, देखो बच्चों C1 RT कर दो, मैं इक्वल्स टू कितना कर दो, C2 RT कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो RT तो क्या है बच्चों, कॉमन है, खत्म हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बच रहा है, ओनली C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो टर्म आती है बच्चों, C किस में होती है, यहाँ पर मोलरता होती है, क्या होती है, मोलरता होती है। अब मोलरता क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कितना होता है, VmL में होता है। तो यहाँ से देखो C मोलरता है, तो इसका देखो वेट देखो, पहले यूरिया है, यूरिया कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है, अब यूरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, NH2CO होता है, और इसका मोलिकुलर वेट कितना आता है, 60 आता है। तो आप कितना करोगे, 60, अब मल्टीप्लाई देखो वेट बाय मोलिकुलर वेट हो चुका है, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1000। अब देखो 4% दिया, तो हमेशा क्या होता है, परसेंट 100 में निकाला जाता है, यानी कि 100 ml में से क्या है, 4% 4 ग्राम क्या है इसमें, यानी कि 100 ग्राम अगर कोई क्या है विलयन है, तो इसमें से जो 4 ग्राम क्या है इसमें विलयन। ठीक है, वापस क्या करोगे, RT करोगे, RT वापस कितना करोगे, देखो बच्चों C2 दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 12% दिया, तो अभी सी बात 12 ग्राम की इक्वल होगा। अब इसका आपको क्या करना है, मोलिकुलर वेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, यहाँ से 1000 अपॉन कितना करोगे, 100। अब यहाँ से कितना करोगे, मल्टीप्लाई RT। तो देखो पूरी टर्म तो क्या हो चुकी है, इसमें कट चुकी है।
ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 4/60 इक्वल्स टू 12 कितना आ रहा है मोलिकुलर वेट। अब इसको क्या करो 3 टाइम इसको भी काट सकते हैं यहाँ से, तो मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 × 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ग्राम मोल इसकी क्या होती है यूनिट होती है, ग्राम पर मोल। तीसरा का देखो सोल्यूशन है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि शर्करा दिया हुआ है 5% विलियन का प्राशन दाब क्या है। देखो 5% विलियन तो obvious सी बात है कि 100 ml में से क्या है इसमें 5 ग्राम क्या है शर्करा है, ठीक है। यानी कि जो विलय का अनुभार है फिर विलय की जो ग्राम में मात्रा कितनी है 5 ग्राम है और कितने में प्रेजेंट है 100 ml में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिएगा अपने पास जो फॉर्मूला था ये वापस पाई इक्वल्स टू कितना था CRT था। अब देखो सी यहाँ पर जो सांद्रता है किस में लेते हैं मोलरता होती है, क्या होती है मोलरता होती है। अब मोलरता क्या होता है वेट बाय मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 100,000 अपॉन कितना करोगे VmL मल्टीप्लाई R और T हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर इसको चेंज करेंगे तो देखो पहले क्या होगा कि वेट बाय मोलिक्यूलर वेट यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कि वेट यानी ग्राम में मात्रा अपॉन MB मतलब 1000 अपॉन कितना करोगे VmL मल्टीप्लाई कितना करोगे R मल्टीप्लाई T करोगे। अब इसको देखो जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो W का कितना है 5 है और जो शर्करा होती है देखो शर्करा क्या होती है इसका जो फॉर्मूला होता है शर्करा का यानी कि शुगर का कितना होता है C12 H22O11 होता है और इसका जो मोलिकुलर वेट आता है कितना आता है 342 आता है। कितना आता है बच्चों 342 आता है। तो यहाँ से कितना करोगे 342 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100 आर का वैल्यू 0.821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और टी देखो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर ऐसे केस में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे कितना मानोगे रूम टेम्परेचर के बराबर मानोगे। और रूम टेम्परेचर अपन कितना मानते हैं बच्चों लगभग 25-27 के समथिंग मानते हैं। तो आप जब वैल्यू अगर मैं जैसे कि अगर इसको 27 को मान के करता हूँ तो देखो आप क्या करोगे 27 डिग्री सेल्सियस मानता हूँ तो आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस किस में चेंज करोगे केल्विन में, तो 27 + 273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा यानी 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे इसको आप क्या करोगे जब सोल्व करोगे, ठीक है सोल्व करोगे तो देखो इसका जो पाई का वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग ऑलमोस्ट देखो इसका वैल्यू आता है 3.47 ATM। थोड़ा इसमें वेरी कर सकता है लेकिन लगभग जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 3.47 ATM के समथिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक प्रोटीन है कि 0.21 जलीय विलियन में 1.26 ग्राम क्या है प्रोटीन है, क्या है 1.26 ग्राम क्या है प्रोटीन है और 300 केल्विन पर इस विलियन का प्राशन दाब यानी पाई का वैल्यू कितना हो चुका है 2.57 10⁻³ बार है पाया गया। और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की क्या करनी है अपन को गणना करनी है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला अपने पास में ये आ चुका है। क्या कर देंगे देखो इसका MB को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो आप जानते हो पाई क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में देखो फॉर्मूला क्या था देखो यहाँ से अगर आप इसको करोगे चेंज देखो W आप क्या लिख सकते हो क्योंकि विलय के बारे में बात करते हैं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो उसके अकॉर्डिंग RT कर दो मैं डायरेक्ट, ठीक है क्योंकि यहाँ पर वैसे ML भी दिया हुआ है तो आप ML में भी चेंज करो। देखो इसको कितना करोगे यहाँ से 1000 अपॉन कितना करोगे V है V की जगह कितना करो V करो यहाँ पर अभी भी और मल्टीप्लाई कितना करोगे R मल्टीप्लाई कितना करोगे T करोगे, ठीक है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया वापस चेंज कर दिया MB को इधर लेकर आ गया और पाई को इधर लेकर आ गया। अब क्या देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि MB की क्या करनी गणना करनी, WB का वैल्यू क्या दिया हुआ है इसमें 1.26 दिया हुआ है मल्टीप्लाई कितना करोगे 1000 R का वैल्यू 0.0821 दिया हुआ है। टेम्परेचर देखो इसमें कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.57 10⁻³ बार दिया हुआ है। अब अपने पास में क्या बचा है V ML में बचा हुआ है तो इसका मतलब जलीय विलयन दिया हुआ है तो 0 कितना करोगे 21 करोगे। और जब इसको क्या करोगे आप बच्चों सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में जो यहाँ पर MB का वैल्यू आता है MB का वैल्यू आता है बच्चों इसमें देखो 588
32 पॉइंट कितना आता है बच्चों 7, ठीक है, क्या आता है ग्राम, क्या आता है बच्चों इसका मोल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन क्या बच्चों इजी है, तुम्हें बस एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो प्राशन दाब होता है उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई इक्वल्स टू कितना होता है CRT होता है। और यहाँ पर याद रखिए C किस में होता है, मोलरता में होता है, ठीक है। जो डाटा दिया होता है उसकी के अकॉर्डिंग क्या करो, आप वैल्यू को पुट करो, आसानी से यहाँ क्या निकल जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी आंसर निकल जाएगा। ओके बच्चों।